बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सेफ स्कोर क्या हो सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कोई भी एकेडमिक मार्क्स नहीं जोड़े जा रहे हैं, कोई भी सीटेट बीटीटी एसटीटी के मार्क्स नहीं जोड़ने वाले हैं। सिर्फ जो आपकी लिखित परीक्षा हो रही है ऑब्जेक्टिव मोड में, उसी के मार्क्स के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 120 में से 40% तक जब आप निकालेंगे तो 48 मार्क्स आता है। तो क्या 48 मार्क्स पर अनरिजर्व कैटेगरी का चयन हो जाएगा? बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके अलावा ओबीसी का देख सकते हैं 36.5% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी इससे ऊपर आप पाएंगे तब जाकर के आप पास घोषित किए जाएंगे और इसके बाद जो मेरिट बनेगी उसमें अगर आप टॉप से आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से, सीटों के हिसाब से, महिला आरक्षण को निकालते हुए, तब जाकर के आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। इन सब के बीच में बहुत सारे फैक्टर्स इस पर कार्य करते हैं, जैसे कि सीटों की संख्या कितनी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि महिला आरक्षण का अलग से लाभ दिया गया है 50% हर कैटेगरी में। इसके अलावा आप देखेंगे कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी 40% सीटों पर अलाउ किया गया है, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी 10% पर होंगे या फिर पूरी तरीके से अनरिजर्व कैटेगरी के सीटों पर होंगे। तो यहाँ पर चीज़ें जो निकल करके आ रही हैं उसके हिसाब से क्या कुछ सेफ कट ऑफ हो सकता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस भर्ती प्रक्रिया में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है वो अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो अनरिजर्व कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ मेल कैंडिडेट के लिए, उनकी संख्या 13,397 है सामान्य के लिए। इसके अलावा उर्दू और बांग्ला अगर आप एलिजिबिलिटी रखते होंगे तभी आवेदन कर पाएंगे। जो हिंदी से या फिर सामान्य से आप जाते हैं तो उस कंडीशन में 13,397 पद ही हैं। अब ये 13,397 पद पे कौन कौन अभ्यर्थी दावा कर सकते हैं, इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। बिहार के बाहर जितने भी कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट, वो सभी इसी सीट पर दावा करेंगे। इसके अलावा बिहार के जो मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, वो भी इसी सीट पर दावा करेंगे। इसके अलावा बिहार के जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे, जो कि अपनी कैटेगरी से उनका मार्क्स ज़्यादा होगा, वो ओवरलैपिंग करते हुए इसी सीट पर दावा करेंगे। और बाकी की जो सीटें रिजर्व हैं वो तो रिजर्व रहेंगी ही रहेंगी। देखिए, ऐसा मत समझिएगा कि अनरिजर्व की जो सीटें होती हैं वो जनरल के लिए होती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इस प्रकार से होता तो आप देखिए कि अनरिजर्व की सीटें आरक्षण का लाभ देने के बाद से 50% बचती हैं। अब वो 50% अगर आप अनरिजर्व के लिए रिजर्व रख देंगे तो उस हिसाब से तो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी जो कि एससी एसटी ओबीसी, उनका रिजर्वेशन कम हो जाएगा। इसलिए ये जो अवधारणा है समाज में कि अनरिजर्व की 50% सीटें होती हैं, वो सीटें किसी की रिजर्व नहीं होती हैं, वो सीटें ओपन होती है। इसको एक्चुअली में ओपन सीट बोला जाता है, जिस पर अनरिजर्व कैटेगरी भी फाइट कर सकता है, साथ ही साथ कैटेगरी वाले अभ्यर्थी भी फाइट कर सकते हैं। यानी कि जितने भी कैटेगरी हैं, अगर उनका नंबर अपनी कैटेगरी के कट ऑफ से ज़्यादा है तो वह अनरिजर्व की सीटों को ऑक्युपाई करेंगे और अपनी कैटेगरी में उतनी सीटें तो उनकी रिजर्व रहेंगी ही रहेंगी। इसके अलावा जो अनारक्षित महिला का सीट है उस पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट आते हैं कि क्या बाहर की महिलाएं जो हैं, बिहार के बाहर की महिलाएं क्या इस पर दावा कर सकती हैं। तो देखिए, पिछली प्रक्रियाओं को अगर आप देखेंगे तो उस समय भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से अलाउ किया गया था और इस प्रकार का कोई भी विवाद नहीं था। उस समय 6th फेज में आप देखेंगे तो नियोजित संस्थाएं होती थी जिसके माध्यम से ऑफलाइन मोड में पूरी प्रक्रिया चलाई जाती थी और कोई भी परीक्षा नहीं होता था, सिर्फ आपके मेरिट के बेस पर आपको सिलेक्शन दे दिया जाता था, जिन्हें नियोजित शिक्षक के तौर पर आप जानते हैं। तो पिछली 6th फेज के भर्ती में जो अन्य राज्य की महिलाएं थीं उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया था। तो अब देखना होगा कि इस नोटिफिकेशन में जब ये जारी किया गया तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अलाउ नहीं किया गया, उनको बाद में किया गया था। ठीक है, आवेदन 15 तारीख से शुरू हो गए थे और 27 तारीख को अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया था। तो नोटिफिकेशन में क्लियर अभी कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन पिछली भर्तियों को अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर अन्य राज्य की महिलाओं को भी इसी अनारक्षित महिला के लिए अलग से सीटों में शामिल किया जा सकता है। अगर इस प्रकार से होगा तब तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाने की संभावना है, लेकिन अगर उनको इसमें शामिल ना करके अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट में शामिल किया गया तब बहुत ज्यादा और ज्यादा दिक्कत होने वाली है। यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि सेफ कट ऑफ क्या होगा, जैसे कि सीटों की संख्या। तो सीट तो बहुत ज्यादा है, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप देखेंगे कि 80,000 लगभग सीटें हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सीटों की संख्या पर्याप्त है। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो बिहार में जो कैंडिडेट हैं
उनकी संख्या बहुत कम होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि सीटेट 2023 में जो बिहार का रिजल्ट था वो सिर्फ 7% था और पूरे देश भर का जो ओवरऑल प्रतिशत था सफलता का वो लगभग 30% से ज़्यादा था। तो आप देख सकते हैं कि बिहार में सीटेट पास अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम थी और पिछले वर्षों में जो बीटीटी और सीटीटी पास क्वालिफाई कैंडिडेट हैं जो कि प्राथमिक के लिए एलिजिबल थे, उनकी संख्या आप देखेंगे तो 2 से 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होने वाली है। केवल बिहार की मैं बात कर रहा हूं। बाकी की जो संख्या प्राथमिक में दिख रही है वो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हो सकते हैं। चूंकि सीटेट अपियरिंग वाले को भी अलाउ किया गया है तो इस कंडीशन में वो सम्मिलित तो होंगे, लेकिन सीटेट में सफलता का प्रतिशत आप देखेंगे तो 30 से 35% जो रहता है प्रत्येक वर्ष। तो यानी जितने भी अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं उसमें 30 से 35% ही पास होंगे, बाकी लगभग 65 से 70% अभ्यर्थी फेल हो जाएंगे और फेल होने की कंडीशन में वो इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये परीक्षा होगी सुपर टेट की वह 24, 25, 26, 27 अगस्त को होगी। उस समय तक सीटेट का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ होगा, क्योंकि सीटेट की परीक्षा ही 20 अगस्त को होने जा रही है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये अभी क्लियर नहीं होगा कि जो अभ्यर्थी इस सुपर टेट की परीक्षा में सम्मिलित होंगे वह पास हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं। तो जो फाइनल मेरिट बनाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जो फाइनल मेरिट बनाया जाएगा शिक्षक भर्ती के लिए वह ये मानते हुए बनाया जाएगा कि ये सभी अभ्यर्थी सफल हैं, क्योंकि उनके पास इस प्रकार का कोई भी डेटा नहीं होगा कि जो अभ्यर्थी अपियरिंग में अप्लाई किए हैं वह पास हैं या फिर फेल हैं। इसलिए वो सबको पास मानते हुए बिहार लोक सेवा आयोग इसका फाइनल कट ऑफ बना सकती है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो फेल भी हो गए होंगे वो भी इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सफल में काउंट हो सकते हैं। अब आपको आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जो सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाएगा क्या वो सुपर टेट क्वालिफाई कर पाएगा? देखिए, दोनों का प्लॉट बिल्कुल अलग है। आप देखेंगे कि जो सीटेट का पैटर्न है उसमें 50% जो रिजर्वेशन होता है या फिर आप कह लें वेटेज होता है वो पेडागोजी का होता है, और जबकि सुपर टेट की परीक्षा में आप देखेंगे तो पेडागोजी पूछा ही नहीं जा रहा है। बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा साफ शब्दों में यह बोला गया है कि सीटेट के परीक्षा में या फिर बीटीटी के परीक्षा में पहले ही अभ्यर्थियों से पेडागोजी और सीडीपी के पार्ट्स पूछ लिए गए हैं, इसलिए हम सुपर टेट की परीक्षा में ये पार्ट नहीं पूछेंगे। आप पूरा सिलेबस देखेंगे तो उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, ना तो पेडागोजी पूछा जा रहा है और ना ही सीडीपी पूछा जा रहा है। तो सीटेट का पैटर्न अलग है और सुपर टेट का पैटर्न अलग है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो अभ्यर्थी सीटेट में फेल हो गया वह सुपर टेट में भी फेल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि सीटेट में असफल होने के बावजूद भी सुपर टेट में क्वालिफाई कर जाएंगे और हो सकता है अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर जाए, इसलिए वो मेरिट में आने की भी संभावना रहेगी। किसी बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो चूंकि जो पहला लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें ऐसे भी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो कि सीटेट ना क्वालिफाई किए हों, और चूंकि काउंसलिंग के दौरान इनको एक तरीके से निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए जो मेरिट है पहली सूची में वो हाई जा सकती है, लेकिन दूसरी सूची में अगर राज्य सरकार दूसरी सूची निकालती है तो उसमें मेरिट लो जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट में असफल हुए रहेंगे उनको फिल्टर आउट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो मेल की सीटें हैं जिस पर बिहार के मेल कैंडिडेट भी दावा करेंगे जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, इसके अलावा बिहार के मेल अनरिजर्व कैटेगरी भी दावा करेंगे, दूसरे राज्यों के पूरी मेल कैंडिडेट इसी पर दावा करने वाले हैं। और अगर ये भी क्लियर हो गया कि अन्य राज्य की महिलाओं को भी इसी कैटेगरी में रखा जाएगा तब वो भी दावा करेंगी। तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाएगा वह इसी कैटेगरी का जाने वाला है, और संभावना यह है कि इनका जो कट ऑफ जाएगा वो 85 के आसपास जा सकता है। बहुत प्रबल संभावना है कि 80 से 85 के बीच में इनके लिए सेफ स्कोर हो सकता है। आप कहेंगे कि इससे भी ज़्यादा जाने की संभावना है क्या? तो बहुत कम संभावनाएं रहेंगी 85 से ऊपर जाने की। क्यों? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की सुपर टेट से इसकी तुलना नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की सुपर टेट में आप देखिए दो चीज़ें इससे प्रमुख तौर पर अंतर है। पहला, नंबर ऑफ जो आपको चॉइसेस दिए गए हैं वह उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं और बिहार की इस सुपर टेट की परीक्षा में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। यानी सही उत्तर सेलेक्ट करने के लिए अगर कोई अभ्यर्थी तुक्का भी मारता है तो उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होगी कि वह उत्तर सही हो जाए अगर तुक्के मारने की वजह से, तो उस कंडीशन में उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 25% होती है और बिहार में आप देखेंगे तो 20% होती है। तो यानी उत्तर सही होने की संभावना एक तो कम है क्योंकि मल्टीपल चॉइस ज़्यादा दिए गए हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन बिहार की सुपर टेट में निगेटिव मार्किंग रखा गया है। तो इसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ही मेरिट हाई चली जाएगी, चाहे कितना भी कंपटीशन हो, लेकिन इतना ज़्यादा मेरिट हाई नहीं जाने की संभावना है। इसलिए 80 से 85 के बीच में सेफ स्कोर हो सकता है अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए, जिस पर सभी कैंडिडेट अन्य राज्य के मेल कैंडिडेट के अलावा बिहार के मेल कैंडिडेट मेरिटोरियस और बिहार के अनरिजर्व मेल कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जो इनका क्वालिफाइंग मार्क्स एक तरीके से कट ऑफ जाएगा वो इन्हीं का जाएगा, जो कि 80 से 85 के बीच में हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
इसके अलावा बाकी की जितनी कैटेगरी बचती है उनका कट ऑफ इससे नीचे ही जाने की संभावना है। सबसे कम जो कट ऑफ जाएगा वह एक्स सर्विसमैन के लिए जाता है, क्योंकि वो कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो एक तरीके से फ्रीडम फाइटर है उनके लिए भी कट ऑफ कम जाएगा। उनके लिए एक्स सर्विसमैन के लिए अगर कट ऑफ की बात करें तो उनका कट ऑफ आप मान करके चलें कि 60 के आसपास भी जा सकता है। इसके अलावा जो पीएच कैंडिडेट होते हैं उनके लिए भी कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। और साथ ही साथ बात करें अगर बिहार की महिला कैंडिडेट हैं और कैटेगरी का आप लाभ ले रही हैं तब तो और ज़्यादा कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए अगर बिहार की महिला अनरिजर्व कैटेगरी के सेफ कट ऑफ की बात करें तो उनका कट ऑफ जो होगा वह 70 से 75 के बीच में जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा बिहार के जो कैटेगरी वाली महिलाएं हैं, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, तो उनका कट ऑफ इससे 2-3 नंबर नीचे ही जाने की संभावना रहेगी। ओबीसी का तो लगभग समान हो सकता है, 70 से 75 के बीच में हो सकता है, लेकिन एससी एसटी की बात करें तो उनकी कट ऑफ इससे भी नीचे जा सकती है। ठीक है। तो ये कुछ एक आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश की है कि किस आधार पर आपका कट ऑफ होगा, लेकिन आपको कोशिश यही करना है कि 120 में से 120 नंबर के लिए आप प्रयासरत रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिर्फ अनुमान मात्र है। भविष्य में क्या कुछ परिस्थितियां बदल जाए, पेपर का पैटर्न तो पहले दिया गया है, लेकिन जो डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया गया उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। पहली बार बिहार लोक सेवा आयोग इस प्रकार की सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन कर रहा है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कोई भी मॉडल पेपर नहीं है जिसको देख करके अभ्यर्थी एक अंदाजा लगा पाए कि किस आधार पर पूछे जाएंगे। साथ ही साथ डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग है, मल्टीपल चॉइसेस ज़्यादा दिए गए हैं। इस सब को देखते हुए निश्चित तौर पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करने वाले हैं। आपको क्या कुछ लगता है सेफ स्कोर के बारे में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।